A very warm welcome to all of you on my YouTube channel Nothing से Everything। मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, साथियों, बहनों, भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा सबसे पहले कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फ्यूचर में एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं इन 10+2 यानी 12th क्लास में, तो आपको बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। और अगर आप CSIR नेट यानी बायोलॉजी लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 10+2 पास कर चुके हैं, आपने ठीक ठाक पढ़ाई नहीं की, हो सकता है आपने नहीं की, हो सकता है कि अच्छे टीचर नहीं मिले, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो मेरे दोस्त हतोत्साहित मत होइए। 10+2 से स्टार्ट करिए, 11th 12th से स्टार्ट करिए। मैं 12th की क्लासेस स्टार्ट कर दिया हूँ मेरे प्यारे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपका बेसिक 1-1.5 महीने में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आप जान लीजिए कि जो NCERT होती है वो मदर ऑफ ऑल बुक्स होती है, यानी गागर में सागर समेट कर रखती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर 10+2 का 12th क्लास का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और अभी ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, यानी सिलेबस से हटा दिया गया है। बच्चे सोचेंगे इसको क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, जो आगे चैप्टर है रिप्रोडक्शन के, उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझना ज़रूरी है। जैसे कि ABCD बगैर पढ़े आप वर्ड्स को नहीं लिख सकते, यानी ABCD न्यू है, बेसिक है। ABCD पहले आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप AND एंड लिख सकते हैं, वरना आसान से आसान शब्द ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आइए ABCD से हम शुरू करते हैं, और एकदम बेहतर नोट से देने जा रहा हूँ मेरे दोस्त। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो आपकी NCERT में दिया गया है, सबसे पहले लाइफ स्पैन के बारे में दिया गया है। तो लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन आप बस इतना ही जानते होंगे, बर्थ टू डेथ कॉल्ड लाइफ स्पैन, द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू डेथ, यानी जन्म से लेकर मौत तक जो टाइम पीरियड होता है वो होता है लाइफ स्पैन। मैं आपसे सवाल करूं, एक बच्चा आज पैदा हो और वो 1 हफ्ते के बाद उसका इंतकाल हो जाए, वो मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो क्या उसको लाइफ स्पैन कहेंगे? जबकि यहाँ पे भी तो जन्म हो रहा है बच्चे का, फिर 1 हफ्ते के बाद उसकी मृत्यु हो रही है, तो क्या हम उसको लाइफ स्पैन कहेंगे? तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझनी होगी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? जैसे अमेरिका की है लगभग 80 बरस, हमारे हिंदुस्तान की है, हमारे वतन की है लगभग 70 से 80 बरस मान लीजिए, यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उम्मीद है, इस चीज़ को समझना होगा। तो आइए इस चीज़ को हम समझाते हैं बेहतर तरीके से। आप लाइफ स्पैन में देखिए, बर्थ होना ज़रूरी है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म होना ज़रूरी है। जन्म के बाद उसका ग्रोथ होना ज़रूरी है। भाई वो मैं मल्टी सेलुलर की बात कर रहा हूँ। अभी आप कहेंगे कि ग्रोथ में देखो, ग्रोथ अभी हम क्लियर करेंगे, क्योंकि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल डिवीज़न, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सब सिनोनिम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी ग्रोथ होना हर चीज़ में ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, ग्रोथ करेगा, फिर वो एक स्टेज आएगी जिसको रिप्रोडक्टिव स्टेज यानी रिप्रोडक्शन करेगा, और उसके बाद में एक स्टेज आती है एजिंग एंड सेनिसेंस। इन द केस ऑफ एनिमल्स उसको कहते हैं एजिंग, और इन द केस ऑफ प्लांट्स उसको कहते हैं सेनिसेंस। आप समझ लीजिए कि एजिंग और सेनिसेंस का मतलब होता है बुढ़ापा, यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद एक वक्त आएगा जब इंसान या जानवर या कोई भी ऑर्गेनिज्म बूढ़ा होने लगेगा, यानी वो लास्ट स्टेज पे आएगा। तो उसके बाद में आता है डेथ। अब समझो बर्थ और ग्रोथ, जो बर्थ और ग्रोथ है, यानी रिप्रोडक्शन के पहले वाली स्टेज, इन द केस ऑफ एनिमल उसको जुवेनाइल स्टेज कहते हैं, इन द केस ऑफ प्लांट उसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं। वेजिटेटिव फेज यानी बर्थ और ग्रोथ, यानी बर्थ से लेकर ग्रोथ तक, बिफोर रिप्रोडक्शन क्या कहेंगे? इन प्लांट्स वेजिटेटिव फेज, इन एनिमल्स जुवेनाइल फेज। और ये जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव
स्टेज हैं, यानी रिप्रोडक्शन के पहले जो स्टेज है वो प्री रिप्रोडक्टिव, प्री का मतलब पहले, रिप्रोडक्टिव का मतलब रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन करने के काबिल जब कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसके पहले की स्टेज प्री रिप्रोडक्टिव और उसके बाद की स्टेज पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज कहलाती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यानी किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म होना, ग्रोथ होना, रिप्रोडक्शन करना, एजिंग, फिर बुढ़ापा आना, डेथ होना, यानी एक्सपेक्टेंसी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उसी के आसपास इंतकाल करना नेचुरली, उसी को कहते हैं लाइफ स्पैन। उम्मीद है कि ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और इस तरीके से नोट्स बना लेंगे तो मेरा ये दावा है कि आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाएगा और लाइफ टाइम के लिए ये चीज़ों को आप मेमोराइज कर पाएंगे। मेरे प्यारे, एक शब्द आता है विच ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। कौन सा जीव इमॉर्टल है, यानी वो मरता ही नहीं, अजर और अमर है। लोग कहते हैं नहीं भैया अमर के चाउर चबाए के आया है, मरबे न करबे। तो मेरे दोस्तों देखो, which organism is immortal? Single celled organism are immortal. Why? I will tell you. Please wait for some time. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं? मोनेरन्स हो सकते हैं, प्रोटिस्टा और ईस्ट। प्रोटिस्टा में आ जाएंगे जितने भी ऑल सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, यानी सेलुलर लेवल का उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अभी ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यानी जो मोनेरन्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मोनेरन्स, प्रोटिस्टा और ईस्ट, ये सब क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कंसीडर किए जाते हैं। और इनमें देखो, इनमें जैसे एक अमीबा है, एक अमीबा है और ये अमीबा बीच में कॉन्स्टिट्यूट किया, फिर दो नया डॉटर सेल बना लिया, यानी दो डॉटर सेल को जन्म दे दिया। यानी देखा जाए तो ये अमीबा नेचुरली ख़त्म नहीं हुआ, बस वो बीच में कॉन्स्टिक्ट हुआ, उसके बाद में दो ऑर्गेनिज्म नए बच्चे का जन्म दे दिया, नए डॉटर सेल को बना दिया, यानी इसकी नेचुरल डेथ हुई ही नहीं। यानी ये कहाँ मरा? यानी इसी से दो बन गए, इसी दो से चार बन गए, यानी यहाँ पे नेचुरल डेथ नहीं है। इस वजह से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है देयर इज नो नेचुरल डेथ, देयर इज नो नेचुरल डेथ in single celled organism, hence they are considered as immortal organism। immortal मतलब अजर और अमर। देखो यहाँ पे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन। अगर हम हायर एनिमल या प्लांट की बात करें तो सेल डिवीजन जैसे माइटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया, और सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सारी चीज़ें अलग अलग हैं। यानी ग्रोथ होगी तो यहाँ पे ग्रोथ क्या हो रही है भैया? 21 सेल है तो ग्रोथ क्या होगी? 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, बस वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यानी ग्रोथ हुई ही नहीं। ग्रोथ यानी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब एक ही सेल से 2 सेल बन जा रही है, और सेल डिवीजन एक ही सेल से 2 सेल बन जा रही है। इसलिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और सेल डिवीजन सब एज अ सिनोनिम्स यूज होते हैं, एज अ सिनोनिम्स। अगर हम इसको हायर एनिमल या प्लांट यानी जो ऑर्गन लेवल या टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ अलग चीज़ है, रिप्रोडक्शन अलग चीज़ है, सेल डिवीजन अलग चीज़ है। लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए टर्म यूज होता है, ये सब एज अ सिनोनिम्स यूज होते हैं। तो आइए अगले स्टेप पे चलते हैं मेरे प्यारे। बहुत बेहतर तरीके से आपको नोट्स में दूंगा, आपका दिमाग इस तरीके से उसको एडॉप्ट करेगा, आप कहेंगे वाह क्या मज़ा आ गया पढ़ने में, क्या मज़ा आ गया, वाह। वेट, एक क्वेश्चन बार बार किया जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि विच इज़ दी बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा बेहतर मोड है रिप्रोडक्शन के लिए? और एक्सप्लेन करिए ऐसा क्यों है। अगर असेक्सुअल बेहतर है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर क्यों है? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर क्यों है? ये आपकी एनसीईआरटी में छाप दिया हूँ, बहुत क्रिप्स नोट से दे रहा हूँ, बहुत छोटा नोट से दे रहा हूँ, वक्त ज़्यादा लगेगा ठीक है, लेकिन चीज़ें 100% आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएंगी। देखिए रिप्रोडक्शन
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय सिंगल पैरेंट, बाय सिंगल पैरेंट। अभी चीजें समझ में आएगी, टेंशन मत लीजिए। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई पैरेंटल, मैंने लिखा है। कहने का मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म से यानी सिंगल पेरेंट से जो डॉटर बन रहे हैं, जो डॉटर सेल्स बन रही हैं या डॉटर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, वो एक पेरेंट से बन रहे हैं इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा दो ऑर्गेनिज्म से बनेंगे। बात समझे, एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट होगा। यहाँ पे नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, यहाँ पे कोई गैमीट नहीं बनेगा, न किसी गैमीट का फ्यूजन होगा। अगर गैमीट बनेगा भी तो गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, यानी जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे, ऑर्गेनिज्म बनेंगे, वो गैमीट के फ्यूजन से नहीं बनेंगे। और इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म बनेगा फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। एक गैमीट होगा मेल गैमीट, एक गैमीट होगा फीमेल गैमीट। यह है मेल का सिंबल, यह है फीमेल गैमीट का सिंबल। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करेंगे उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और एक लास्ट पॉइंट है 100% जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली। जेनेटिकली का मतलब जीन के आधार पर। जैसे कहते नहीं, एक हॉस्पिटल में दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, अकेली नर्स थी, दोनों को पैदा कराई, साफ सफाई करने में भूल गई लड़का किसका है लड़की किसकी है। लड़ने लगे, भैया लड़का हमार है, वो कह रही है औरतिया लड़का हमार है। तो उसने डॉक्टर को बुला के लाया, उसकी मतलब जेनेटिक लेवल पर उसके डीएनए की जांच हुई, और जिसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसी के आधार पर उसकी जांच हुई और पता लगाया गया लड़का किसका है लड़की किसकी है। यानी माँ के, दोनों माओं का डीएनए जांच हुआ, दोनों बच्चों का डीएनए जांच हुआ और पता लग गया कि ये बच्चा किसका है। यानी अगर देख के नहीं पता लग पा रहा है, कोई छोटा सा बच्चा है, कैसे जानेंगे कौन अम्मा का है, कौन अब्बा का है, कौन बाप का है, कौन फादर का है। बात समझे। तो चेहरा देखकर जो जाना जाए उसको मॉर्फोलॉजिकली कहते हैं, यानी जो आंखों से देखकर जाना जाए कि ये फला का बेटा हो सकता है या ये फला चीज़ हो सकती है, उसको मॉर्फोलॉजिकली कहते हैं। और जीन के आधार पर किसी चीज़ को जाना जाए उसको जेनेटिकली कहते हैं। भैया एक पेरेंट से, मान लीजिए ये लाल मिट्टी है, ये लाल मिट्टी से हम बना देते हैं कोई इंसान का पुतला बना देते हैं, कोई इंसान का पुतला बना देते हैं, समझे, कोई इंसान का पुतला बना देते हैं। बात समझ रहे हैं। तो ये लाल तो होगा, अगर एक के मिट्टी से बना रहे तो 100% ये लाल जितना है उतना लाल ये भी होगा, उतना लाल ये भी होगा, ये 100% तय है। और मार्फोलॉजिकली यानी जितना लाल देखने पे ये दिख रहा था उतना लाल देखने पे ये दिखेगा। और इसके मिट्टी के कण भी जांच किए जाएंगे, कौन सी मिट्टी है, तो जो मिट्टी ये है वही मिट्टी ये है। यानी 100% जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाले बच्चे मिलते हैं। इसीलिए इसको रेप्लिका ऑफ पेरेंट भी कहते हैं, यानी पेरेंट की फोटोकॉपी। जैसे मैं इसकी फोटोकॉपी 10 बच्चों को देनी हो तो फोटोकॉपी करवाएंगे तो एज इट इज, यानी जैसे ये है वैसे 10 के 10 फोटोकॉपी होगी। यानी इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पैदा होने वाले बच्चे जितने होते हैं सब के सब अपने पेरेंट से हूबहू 100% जेनेटिक आधार पर और देखने के आधार पर, यानी देखने पे भी लगेंगे ये अब्बोए है बपोए है, यानी फादर ही है। यानी 100% वो जेनेटिकली मार्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से मिलेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं क्लोन। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल ले लो। जैसे आप अपने मोबाइल में किसी ऐप को क्लोन करना चाहते हैं, यानी जैसे 2 व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं 2 नंबर से, तो आप एक ही व्हाट्सएप में 2 नंबर नहीं चला सकते हैं, 2 नंबर से नहीं चला सकते हैं, आपको क्लोन करना पड़ेगा। और वो क्लोन का ऑप्शन होता है, आप जानते होंगे, यानी 2 व्हाट्सएप बन जाएगा और एक नंबर से इसमें चलेगा, एक नंबर से इसमें चलेगा। देखने पर व्हाट्सएप जैसे ये है वैसे ये भी लगेगा और जैसे वो है वैसे ये भी लगेगा, लेकिन इसमें नंबर अलग है, लेकिन इसमें जिनवा जो है सेम रहेगा। यानी जेनेटिक लेवल पे और मार्फोलॉजिकली लेवल पे, देखने पर भी और जीन के आधार पर भी, ये 100% जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, डॉटर होते हैं,
वो सब 100% अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। और यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक लाल मिट्टी का एग्जाम्पल लिया था। मान लीजिए एक लाल मिट्टी है, एक वाइट मिट्टी है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन शब्द लिखा है। मैं इसको जेनेटिक्स में अच्छे से समझाऊंगा, एकदम इजी कॉन्सेप्ट में मैं समझाने जा रहा हूँ। ये लाल मिट्टी है, ये ब्लैक मिट्टी है। लाल मिट्टी और ब्लैक मिट्टी से हम एक पुतला तैयार करते हैं, यानी एक जानवर या इंसान बना देते हैं। तो ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, अगर हम इसको लाल और ब्लैक मिलाएंगे तो कोई एक अलग कलर बन जाएगा, कोई एक अलग कलर बन जाएगा ना। ये 100% इस, मान लीजिए ये मदर का कलर है, मान लीजिए ये फादर है, तो ना ये मदर की तरह मिलेगा ना ये फादर की तरह मिलेगा। मतलब कलर के बेस पे नहीं बता रहा हूँ, बस आपको एक मिट्टी लेकर के बता रहा हूँ कि किस तरीके से अगर दो मिट्टी को मिला करके किसी दूसरी चीज़ को बनाया जाएगा तो 100% ना ब्लैक मिट्टी की तरह होगा ना 100% लाल मिट्टी की तरह होगा, यानी वो एक अलग कलर यानी अलग शेप ले लेगा, अलग कलर ले लेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो चेंज आ रहा है उसी को कहते हैं वेरिएशन, उसी को कहते हैं वेरिएशन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाले बच्चे थे, यानी जो ऑर्गेनिज्म थे, वो क्या थे, 100% जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर थे अपने पेरेंट के, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पैदा होने वाले बच्चे ना 100% मदर से मिलेंगे ना 100% फादर से मिलेंगे। वो अपने मदर से भी अलग होंगे, फादर से भी थोड़ा अलग होंगे। वो क्यों होता है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन की वजह से। वो हम सेल साइकिल, सेल डिवीज़न कब पढ़ाएंगे, जब हमको मिलेगा, अगर इसमें 12th के सिलेबस में मिलेगा तो वहाँ पढ़ाएंगे, नहीं तो जेनेटिक्स में हम 100% इसको बताएंगे। क्रॉसिंग ओवर क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है, यानी एक गैमीट 23 क्रोमोजोम मदर से आएगा, 23 क्रोमोजोम फादर से आएगा, 23 40 होगा। यानी अगर दो जगह से क्रोमोजोम आ रहा है तो दोनों क्रोमोजोम आपस में मिलेगा, उसी से एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसी में क्रॉसिंग ओवर होती है, उसी में रिकॉम्बिनेशन होता है, उसी क्रोमोजोम का, यानी उसमें जो जीन होते हैं उसी का रिकॉम्बिनेशन होता है। यानी फिर से मिलते हैं, वो किस आधार पर मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। और जो चेंज आता है, जो डिफरेंस आता है, यानी ना वो माँ के जैसा मिलेगा ना बाप के जैसा 100% मिलेगा, जो वेरिएशन भिन्नता आती है पेरेंट्स से, उसी को वेरिएशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज आपको सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती मेरे दोस्त। अब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, जैसे कि ये एक अमीबा है, जब ये अमीबा रिप्रोडक्शन करेगा तो ये दो अमीबा बना लेगा, और जैसे ये अमीबा है वैसे ये भी अमीबा होगा। बात समझे, क्योंकि एक ही पेरेंट से हो रहा है। जैसे आप जान लीजिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे गुलाब की टहनी ला करके लगा दिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रहा हूँ, बात समझिएगा। गुलाब की टहनी ला करके लगा दिए, गुलाब की टहनी यानी उसकी डाल काट के लगा दिए, एक पेड़ बनेगा, वो 100% अपने फादर के जैसा होगा कि नहीं, यानी जिस गुलाब के पेड़ से उस टहनी को लाया गया है वो उसी के जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट टहनी से बन रहा है। यहाँ पे गैमीट से नया प्लांट नहीं बना, यहाँ पे डायरेक्ट टहनी से बन रहा है। बात समझे? ठीक है, आगे बढ़िए, मैं चीज़ों को अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। देखिए, पूरी एनसीईआरटी को मैंने समेट दिया है और सारी चीज़ों को एक जगह पे समझाने की कोशिश की है, नहीं तो आप अलग अलग पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। देखो, मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के हैं, उनके कितने मोड हैं। तो देखिए, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इन एनिमल्स, इन फंजाई एंड सम एल्गी, इन प्लांट्स एंड हो गया भैया, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन अभी मैं बताऊंगा। तो इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इन एनिमल्स, सबको मैंने कंपाइल कर दिया है, एक ही जगह पे सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है ताकि आपका कन्फ्यूज़न 100% दूर हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में इन मोनेरेंस आ जाएंगे, ईस्ट आ जाएगा। तो इन मोनेरेंस में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन का मतलब ऑर्गेनिज्म जो होगा वो बीच से कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और दो नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेगा, इसी को कहते हैं बाइनरी फिजन। और इन ईस्ट में बाई बडिंग होता है। जैसे मान लीजिए ये एक ईस्ट है और ये ईस्ट में ये इसकी बड निकली और ये बड एक पर्टिकुलर कंडीशन में टूट के दूर आ गई, यानी टूट के बाहर आ गई, इससे इस बॉडी से निकल गई और यही बड
पूरे के पूरे एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी तरीके से इन हाइड्रा में, इन द केस ऑफ एनिमल्स, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल, फंजाई, प्लांट हर जगह होता है और कहाँ कहाँ कैसा होता है सारी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। इन हाइड्रा में भी बाई बडिंग होता है। हाइड्रा में भी बड यानी छोटी छोटी कली जिसको कहते हैं, बड का मतलब होता है कली, यानी छोटा पार्ट होता है, वही आगे चल करके एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देता है, एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देता है। इन स्पॉन्जेस में बाई गेम्यूल, और ये गेम्यूल कब बनता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, यानी जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब गेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये बाहर आ जाएंगे और सारे के सारे गेम्यूल, ये सब गेम्यूल्स हैं, ये गेम्यूल से बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद जितने भी गेम्यूल हैं सब एक नए स्पॉन्ज लाइक समझते हैं। स्पंज लाइक मतलब मतलब दबाने पर दब जाए, कुछ चीज़ों को सोख ले, उसको स्पंज कहते हैं। यानी ये स्पंज टाइप का होता है। ये गेम्यूल जो होता है ये सब अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और फेवरेबल कंडीशन में, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये सब बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद जितने भी गेम्यूल हैं एक नए ऑर्गेनिज्म यानी एक नए स्पंज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इन फंजाई एंड सम एल्गी, तो एल्गी में देखो कुछ एल्गी में, इन सम एल्गी, यहाँ पे लिख लेना सम एल्गी, मोटाइल स्पोर होते हैं और वही मोटाइल स्पोर अकेले ही क्लेमाइडो मतलब नए ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। उसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। इन द केस ऑफ फंजाई कोनिडिया होता है और ये कोनिडिया अकेले ही नए ऑर्गेनिज्म को बना देता है। उसका एग्जांपल है पेनिसिलियम। इन द केस ऑफ प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। प्रोपोगेट का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना, और यहाँ पे होगा किसी चीज को एक जगह से किसी जगह से किसी चीज को निकाल करके लगाना, क्योंकि प्लांट की बात हो रही है। प्रोपोगेट करना यानी किसी के प्लांट के डाल को काट करके कहीं पे लगा दिया हो गया, किसी प्लांट के जड़ को लगा दिया हो गया, आलू के बल्ब को लगा दिया हो गया। बात को समझिए, देखिए इसका एग्जांपल है बल्ब यानी जो आलू का आँखा होता है, जैसे 3 आँखा है इसमें और ये बड़ी आलू है, तो एक जगह से यहाँ काट दिया जाता है, एक जगह से यहाँ काट दिया जाता है और ये 3 जगह रख दिया जाता है और इसके नीचे बड़ी बड़ी ढेर सारी आलू पैदा हो जाती है। तो इसमें कहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट नहीं मिला ना, यानी ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। राइजोम का मतलब होता है जड़िया में लगा होता है, उसी को कहते हैं राइजोम। वो एग्जाम्पल है उसका गिंगर का मतलब अदरक। रनर्स जैसे आप देखे होंगे, जैसे एक चमेली टाइप का पेड़ होता है, यहाँ पे लगा दो तो वहाँ तक भाग जाता है, मतलब पूरा फैल जाता है, यानी उसको कहते हैं रनर्स का एग्जांपल है अगेब प्लांट। एडवेंसियस लीफ का मतलब जो लीफ होती है वो एडवेंसियस होती है, मतलब वो जड़ फेंक देती हैं, जब कहीं पे गिरेंगी वो नए प्लांट को बना लेती हैं। उसका एग्जांपल है ब्रायोफाइटा। उम्मीद है सारी चीज़ें एक जगह पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आप अलग अलग पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। आप एक बार ध्यान देके नज़र दौड़ा देंगे तो आपके माइंड में एक मैप बन जाएगा और हमेशा के लिए आपको मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तैयार हो जाएगा, समझे। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा बेसिक अंतर यही है कि अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, यानी गैमीट के फ्यूजन से अगर नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और कहीं से भी नए ऑर्गेनिज्म बन जाएं, यानी गैमीट के फ्यूजन को छोड़कर, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। एकदम सिंपल सा डिफरेंस समझो। और जो असेक्सुअल होते हैं 100% अपने माँ बाप के जैसे मिलेंगे, माँ या बाप कह लो, कोई भी कह लो, यानी पेरेंट के जैसे मिलेंगे। और इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना 100% जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली फादर से मिलेगा, ना 100% जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली मदर से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन मैंने बताया था, अभी वेरिएशन हो जाता है, लाल मिट्टी और ब्लैक मिट्टी मिला करके एग्जांपल बताया था। अब देखिए ये गैमीट, जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हैं, वो एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बन सकते हैं और 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बन सकते हैं। जैसे इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, और जब तक मेल और फीमेल ना मिलें,
यानी स्पर्म ओवरी तक ना पहुंचे तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और स्पर्म कहाँ बन रहा है? दो अलग अलग स्पर्म और ओवम दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बन रहे हैं, यानी मेल में स्पर्म बन रहा है, फीमेल में ओवम बन रहा है। तो अगर अलग अलग बन रहा है, डिफरेंट बॉडी पे बन रहा है, तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब या तो मेल गैमीट, अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसके पास या तो मेल गैमीट होगा या फीमेल गैमीट होगा, यानी दो गैमीट में से एक ही गैमीट होगा। और अगर सेम बॉडी पे गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसी की बॉडी में क्या बनेगा? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों बनेगा तो कहेंगे उसको बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। और अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बन रहा है तो उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल। अब आगे देखते हैं ऑर्गेनिज्म। देखो दो प्रकार के हैं, एनिमल है, प्लांट्स हैं। तो इन द केस ऑफ एनिमल्स और इन द केस ऑफ हम प्लांट्स दोनों एक ही जगह पर देखेंगे तो ये लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद हो पाएगा। तो देखो इन द केस ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली वंस। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो केवल एक बार लाइफ में रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये जान लीजिए जो एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं बहुत खतरनाक तरीके से करते हैं, वो हजारों लाखों ऑर्गेनिज्म एक के बार में पैदा कर देते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स एग्जाम्पल है उसके। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है सिर्फ एक बार लाइफ में, तो उसको कहेंगे सेमेल्पेरस SEMELPAROUS। मेरी मार्कर भी ठीक नहीं है, बोर्ड में सरमाइका भी नहीं लगा है। मैं बोर्ड कभी खरीदा नहीं था, जब लाने के लिए गया तो इसमें जो सरमाइका लगता है वो लगा ही नहीं था, प्लाई वाला लेके चला आया, मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तो मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं था। जब नया था तो पूरा चमक रहा था, सरमाइका जैसे दिख रहा था, मैं लेके चला आया। इस वजह से सही से मिटता भी नहीं। इसके लिए मैं बहुत आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ, माजरसा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है बहुत बेहतर तरीके से ना स्पष्ट हो, क्योंकि मोबाइल से वीडियो भी रिकॉर्ड होती है मेरे प्यारे। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन मेनी टाइम। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन बहुत बार करते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गई, मैमल्स हो गए, यानी उसको कहेंगे इटियोपैरस। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा बार, यानी अपनी लाइफ में एक से ज़्यादा बार रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसको इटियोपैरस कहते हैं। और अगर एक बार सिर्फ लाइफ में रिप्रोडक्शन करे उसको सेमेल्पेरस कहते हैं। अब आगे देखते हैं इन द केस ऑफ प्लांट्स एक शब्द आता है मोनोकार्पिक, एक आता है पॉलीकार्पिक। वही सेम चीज़ है। मोनोकार्पिक का मतलब सिर्फ एक बार, ऐसा प्लांट जो एक बार फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी सिर्फ एक बार पूरी लाइफ में। जैसे उसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेलेंथस, आपकी NCERT में है। बेरी IMP, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। स्ट्रॉबेलेंथस कुरुंथियाना ये कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल के हिली एरिया यानी पहाड़ी इलाकों में ये पेड़ पाया जाता है। स्ट्रॉबेलेंथस कुरुंथियाना जब NCERT लिखी गई थी तो उसके अकॉर्डिंग 2006 में इसकी फ्लावरिंग हुई थी। और ये 12 साल के बाद रिप्रोडक्शन करता है, इसमें फ्लावरिंग होती है। इसका मतलब 2018 में फिर इसकी फ्लावरिंग हुई होगी। और अब आगे अगर आपको एज अ टूरिस्ट जा कर के वहाँ पे देखना है कि स्ट्रॉबेलेंथस कुरुंथियाना किस तरीके से 12 साल के बाद फ्लावरिंग करता है, तो ये आप 2030 में उम्मीद कर सकते हैं। 2030 में उम्मीद कर सकते हैं। कहें को कि 2006 में हुआ था, फिर 2018 में हुआ, 2018 और 12-30 होता है, समझे? तो 2030 में इसका फिर से फ्लावरिंग होगी। उसको नीला कुरंजी भी कहते हैं, यानी स्ट्रॉबेलेंथस कुरुंथियाना का नीला कुरंजी भी कहते हैं, उसका ये भी नाम होता है। 12 साल के बाद एक बार ये फ्लावरिंग होती है। और दूसरा एग्जाम्पल है बम्बू, 50 से 100 साल के बाद एक बार रिप्रोडक्शन करता है, यानी जो लाइफ में एक बार रिप्रोडक्शन करे। इन द केस ऑफ प्लांट उसको मोनोकार्पिक, इन द केस ऑफ एनिमल उसको सेमेल्पेरस कहते हैं। और इन द केस ऑफ प्लांट्स जो एक से ज़्यादा बार रिप्रोडक्शन करे, हर साल करे, बार करे, उसको मैंगो, जैसे एग्जाम्पल मैंगो जैक फ्रूट हो गया, क्योंकि ये हर साल होता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे पॉलीकार्पिक कहेगा तो इन द केस ऑफ प्लांट एक से ज़्यादा बार रिप्रोडक्शन करे। इन द केस ऑफ एनिमल्स इटियोपैरस,
इटियोपैरस का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा बार अपनी लाइफ में रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसको कहते हैं इटियोपैरस। उम्मीद करता हूँ सेक्सुअल और असेक्सुअल का कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मोबाइल से अपलोड करना, एडिट करना, एक्सपोर्ट करना, तमाम चीज़ें बहुत प्रॉब्लम वाली बन जाती हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि अंदर से मुझे हौसला मिले और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट में क्रिएट करता है। यानी क्लास 12th के सारे सिलेबस को मैं कवर करूंगा। और अगर किसी और टीचर से आप पढ़ना पसंद करते हैं तो बेहतर यही होगा कि उसी से आप पढ़ने की कोशिश करें। यानी आप इधर उधर भटकेंगे तो यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरे वीडियो पे व्यूज़ आए, ऑडियंस रिटेंशन आए या ना आए, मुझे इसका गम नहीं है। गम इसका है कि आपका फ्यूचर इधर उधर दौड़ के बर्बाद ना होने पाए। मेरे प्यारे, अगर आप कहीं से भी पढ़ें तो लगातार वहीं से पढ़ें, इधर उधर भटकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो दूसरे वीडियो का इंतज़ार करें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं बेहतर तरीके से आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकूँ। लॉट्स ऑफ थैंक्स फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट।